जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे खुजली वाले बाबा के ऊपर। ठीक है। ये रहे, कहाँ गए खुजली वाले बाबा, इनके ऊपर। अच्छा, उससे पहले मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, मेरी जो दिल है वो धक 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 असल वाला धक धक कर रहा है, बहुत बुरे तरीके से कर रहा है। लेकिन खैर, मुझे इस वीडियो को पूरा करना है और ये मैं कर करके भी थक चुकी हूँ, क्योंकि आज पता नहीं क्या हो रहा है। सुबह से इतने सारे नाम हैं नए नए किस्म के कि मैं बार बार नामों को इधर उधर गड़मड़ कर रही हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पर वीडियो ख़त्म की थी कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती की, किसकी आवाज़ है, अच्छा, हमने यहाँ पर बात की थी कि रिया चक्रवर्ती की लाइफ में किस तरीके से महेश भट्ट या भट्ट कैम्प की एंट्री होती है। वो मैंने अपनी यहाँ इस वीडियो में जो मैंने अभी डाली है इसमें बता चुकी हूँ मैं कि किस तरीके से आदित्य रॉय कपूर ने, वो अपने भाई के बैनर में उनको फिल्म नहीं दिलवा सके तो उन्होंने महेश भट्ट के कैंप में रिया चक्रवर्ती को जलेबी फिल्म दिलवाई थी। अच्छा, अब यहाँ पर ना उससे भी पहले हमें जाना पड़ेगा कि ये सुशांत कहाँ पर होती है मेरी तस्वीरें, अच्छा यहाँ होती हैं। ये सुशांत के इतने अगेंस्ट क्यों थे, इनको सुशांत से किस बात की खुजली थी। इनका खाली नाम खुजली नहीं है, इनको हर किसी से हर बात पे खुजली होती है। एक टाइम था, अगर आपको याद होगा, ट्विटर पर हर बात पे इन्होंने आके अपना पक्ष रखना होता था। एक इनको ये खुजली है, एक इनको बैठे बिठाए लोगों से खुजली होती है, एक तीसरी वो वाली खुजली जिसको आप लोग स्लैंग के तौर पर यूज़ करते हैं ना, वो खुजली भी इनको बहुत है। तो इनको हर जगह ही खुजली है और ये उस खुजली की वजह से कभी भी सीधे नहीं बैठ सकते। तो ये बंदर नहीं है कि इनको खुजली है, बस ये कुछ और ही है। खैर, तो इनको सुशांत से किस बात से पंगा हुआ, यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा कि इनको रिया चक्रवर्ती की वजह से सुशांत से पंगा हुआ। नहीं, इनका जो पंगा है सुशांत सिंह राजपूत से वो पहले का है। इन्होंने भट्ट कैंप में एक फ़िल्म जो है वो ऑफ़र की थी सुशांत सिंह राजपूत को, जिसको सुशांत ने करने से मना कर दिया था। अब आप लोग ये कहेंगे कि वो क्यों मना करेगा, या तो भाई स्क्रिप्ट आमिर खान की तरह अच्छा स्क्रिप्ट चूज़ करेगा, या फिर वो ये करेगा या वो करेगा, या उसको कुछ और चाहिए। नहीं, यहाँ पर भी रीज़न बहुत सिंपल था। यहाँ पर अगर आप चीज़ों को नोटिस करें ना तो आपको समझ आएगी कि सुशांत का जो माइंड है ना वो किस तरीके से चलता है। उसका सूरज पंचोली से किस वजह से झगड़ा हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पर महेश भट्ट को और भट्ट कैंप में इसने काम करने से क्यों मना किया, तो आपको समझ आ जाएगी कि भट्ट कैंप में काम करने का ना करने का सबसे बड़ा ये रीज़न था कि इनका जो कैंप है वो बदनाम तरीन है न्यू कमर्स को बर्बाद करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए। एकता कपूर का रीज़न एक अलग है। एकता कपूर बहुत छुप छुपा के करती हैं। एकता कपूर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत कम लोगों को पता है, यानी अंदर अंदर सबको पता है, लेकिन उस तरीके से वो अपने सर्कल में भी बदनाम नहीं है। भट्ट कैंप जो है वो अपने भी सर्कल में बदनाम है इस चीज़ में। जैसे भाई है ना फुटपाथ वाला, वो बदनाम है कि भाई वो लड़की बाज है, वो लड़कियां घुमाता फिराता है, एक एक वक्त में वो चार चार रखता है, वो लड़की बाज है, उसके बारे में ये बात प्रॉपर तरीके से बदनाम है। ठीक है, इसी तरह भट्ट कैंप के बारे में ये चीज़ बदनाम है कि उनके कैंप में जो भी लड़की जाती है या जो भी एक्ट्रेस काम करती है वो प्रॉपर हर तरीके से एक्सप्लॉइट होती है। और यहाँ पर आप अगर सिर्फ ये समझ रहे हैं कि भाई एक जो एक एक्सप्लॉइट करने का तरीका नहीं, कई तरीके होते हैं और बड़े ख़तरनाक किस्म के होते हैं। यहाँ पर ना महेश भट्ट की साइकोलॉजी भी समझने की बड़ी ज़रूरत है, जिसके ऊपर मैं बाद में कभी डिटेल में बात करूँगी कि महेश भट्ट का जो थॉट प्रोसेस है और जो उनकी पर्सनैलिटी है वो बहुत डार्क किस्म की है। मैंने उनके इंस्टाग्राम को भी डिकोड किया हुआ, अगर आप उनके इंस्टाग्राम को देखेंगे ना आपको समझ आ जाएगी कि ये इंसान नॉर्मल टाइप का साइको नहीं है, ये किसी और टाइप का साइको है। तो सुशांत ने इनकी फिल्म्स में काम करने से इसलिए मना किया था कि सुशांत की अपनी वैल्यूज़ के अगेंस्ट जाता था और वो ये नहीं चाहते थे कि वो किसी ऐसे बैनर को काम करें या बिज़नेस दें या उनके साथ अपना नाम जोड़ें जो ऑलरेडी लड़कियों को बड़े बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं, ख़ास करके न्यू कमर्स को। ये उनका सबसे मेन कारण था। यहाँ पर जो बताया जा रहा है या जो बीच में पीछे आगे पीछे मीडिया में बात फैल रही थी कि भाई सुशांत ने इस कारण के चलते मना कर दिया, या सुशांत को इन लोगों ने भट्ट कैंप ने फिल्म दी फिर छीन ली, ये हुआ वो हुआ, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। सुशांत ने अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से और अपने जो वैल्यूज़ होती हैं उनको आगे रखते हुए इसने मना किया था। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम इनको सुशांत से ये हो गई कि इनकी ईगो हर्ट कर दी, क्योंकि ये जो कैंप होते हैं या जो प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं या बड़े बड़े डायरेक्टर्स होते हैं, अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो इनका वो जो ईगोस्टिक माइंड होता है उसके अंदर एक सोच होती है, और वो सोच ये होती है कि हम
फलां फलां ढिमका ढिमका नाम वाले इंसान ने एक कीड़े मकोड़े जैसे एक्टर या एक्ट्रेसेस को अप्रोच किया अपनी फिल्म में काम करने के लिए। हमने उनको काम देना चाहा और उनकी औकात देखो, नखरा देखो कि उन्होंने आगे से हमें मना कर दिया। तो ये जो चीज़ होती है, ये चाहे फुटपाथ वाला भाई हो, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे दुनिया का कोई भी हो, वो अगर वो बॉलीवुड का बड़ा बंदा है तो उसको ये बात लग जाती है उसकी ईगो पे, बस वहाँ से वो बदनाम करने लग जाते। फुटपाथ वाला भाई अभी तक प्रियंका चोपड़ा को नहीं छोड़ता, जब प्रियंका चोपड़ा ने सुल्तान करने से मना कर दी थी। वो उसको घाएं बगाएं हर वक्त लगाता रहता है। यहाँ पर सिर्फ उसको नहीं, वो कैटरीना कैफ को नहीं छोड़ता, जब कैटरीना कैफ ने, यानी वो किसी को नहीं छोड़ता। तो ये इनकी ना बड़ी कॉमन सी बात है कि हमने आगे से बढ़कर फिल्म में काम करने को कहा और उन्होंने फ़ौरन से मना कर दिया। तो ये इनके लिए बहुत जलील वाली बात होती है, यानी ज़िल्लत की बात होती है कि हम जलील हो गए, यानी हमारी अना को ठेस पहुंच गई। ठीक है, जैसे आपके कोई बड़ा ईगोइस्टिक बंदा है आपके रिलेटिव्स में और उसने आकर बड़े नखरे टखरे में आकर आपको या तो सॉरी कर दिया या आपसे खुद पहल करके बात कर ली, सॉरी भी नहीं की, और अगर आपने आगे से जवाब नहीं दिया तो उनको डबल एटीट्यूड आ जाता है। या यहाँ पर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को ले लें कि गलती उनकी होती है और आप ज़रा सा मुंह बना लें तो वो उस पर भी चढ़ जाते हैं आपके ऊपर। ये बिल्कुल वही वाला सिचुएशन होती है। अच्छा ठीक है, अब ये एक हो गई सिचुएशन। अब यहाँ पर आती है दूसरी सिचुएशन रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट की। अब सुशांत रिया चक्रवर्ती से कहाँ मिले और कैसे मिले, ये यहाँ पर मैं बात करूँगी। मैंने मेरे ख्याल से सारा अली ख़ान वाली यहाँ तस्वीरें हटाई दी हैं। खैर छोड़ें, ये सारा अली ख़ान की वजह से ही रिया चक्रवर्ती को मिलते हैं सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि रिया चक्रवर्ती और सारा अली ख़ान दोनों एक ही जिम में जाती हैं। और ये कोई तीसरी दफ़ा मैं उस जिम की बात कर रही हूँ, ये जिम बड़ा इंपॉर्टेंट जिम है, ये उस जिम में जाती थी। अब जब वो सारा के साथ थे या आगे पीछे थे तो जाहिर सी बात है कि आप एक दूसरे से मिलने चले जाते हैं, या आप एक दूसरे के साथ, अक्सर सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं या जो भी एक्टर या एक्ट्रेसेस होते हैं वो अक्सर एक साथ एक टाइम पर जिम पर जाते हैं, जब जिन दिनों वो सेट पर होते हैं या स्क्रिप्ट को की रिहर्सल कर रहे होते हैं या जो भी चीज़ होती है, अक्सर दोनों को एक ही समय पे टाइम मिलता है। तो कभी एक के जिम में चले जाते हैं, कभी अगर जिम नहीं जाते तो उनके जो ट्रेनर होते हैं एक ही का ट्रेनर आकर ट्रेन करता है। ये एक इनके कॉमन सा रूटीन होता है। तो ये सारा अली ख़ान के साथ उस जिम में जा आ चुके हैं और वहीं से ये रिया चक्रवर्ती से भी इनका यानी मिलना मिलाना हो गया था, यानी जाहिर सी बातें जान पहचान हो गई थी, बातचीत हो गई थी, इनको दिख गई थी रिया चक्रवर्ती, यानी इनकी पहचान में आ गई थी। अब जब ये सारी चीज़ होती है और उनकी सारा अली ख़ान से ख़त्म हो जाती है, सुशांत की जो सो कॉल्ड रिलेशनशिप है वो जब ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पर रिया चक्रवर्ती एक बहुत बड़ा किस्म का नाटक करती हैं। वो नाटक क्या होता है, इस ड्रामेबाजी का कि मैं भट्ट कैंप के अंदर फंसी हुई हूँ और मुझे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और क्योंकि अगर आपने इंटरव्यू सुना होगा, मुझे याद नहीं है किस इंटरव्यू में, मेरे ख्याल से आप लोग खुद ढूंढ लेंगे, आप लोग को मिल जाएगा। एक इंटरव्यू में सुशांत से पूछा था कि आप किस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हैं। उन्होंने कहा था कि मैं अपने नेफ्यू के बाद सबसे ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव, जो नेफ्यू से तो खैर वो अपने बहुत प्यार करते हैं, उसके अलावा वो अगर किसी को लेकर बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हैं तो वो न्यू कमर्स को लेकर हैं, जो न्यू कमर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बात मैंने अभी पहले भी कुछ दिनों पहले भी बोली और अभी फिर बोल रही हूँ कि वो ये कहते हैं, उनका ये मानना है कि जो स्ट्रगल करके लोग आते हैं ना, जिस तरीके से वो डिज़र्व नहीं करते हैं लोग उस तरीके से आना, उनको एक फेयर चांस मिलना चाहिए और हर किसी को एक प्रॉपर चैनल से आना चाहिए, इधर उधर से कास्टिंग काउच से होते हुए और इधर से होते हुए और पगडंडी से निकल कर और फलां से निकल कर ऐसे आने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी का रास्ता बहुत क्लियर होना चाहिए। तो ये इस चीज़ को बहुत मानते हैं और उनकी ये एक बहुत बड़ी ख्वाहिश भी थी कि अगर वो बॉलीवुड के अंदर आगे कुछ अरसे तक रहते, और वो खुद जो अपना सारा प्रोडक्शन हाउस खोलने की कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि, तो उनका जो पूरा उसमें प्लान था वो फेयर तरीके से टैलेंट के बेसिस पर नए जो लड़के लड़कियां थी उनको चांस देना चाहते थे, बिना किसी कास्टिंग काउच के, बिना किसी वो स्ट्रगल के जो बॉलीवुड के साथ जिसका नाम जुड़ा हुआ है, जिसमें लड़कियां स्ट्रगल करती हैं, जो एक बड़े बड़े किस्म की चीज़ों से गुजर कर जाती हैं। क्योंकि बॉलीवुड की किसी भी कैंप तक पहुँचना आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। आप में से कितने लोगों ने ये ज़िंदगी में ट्राई भी किया होगा, आप लोग खुद इस बात के गवाह होंगे।
तो ये वो चीज़ करना चाहते थे। अब जब यहाँ पर रिया चक्रवर्ती ने ये रंडी रोना, यहाँ पर मैं हकीकत में कहूँगी, जब इन्होंने ये रंडी रोना शुरू किया तो सुशांत सिंह राजपूत उस समय पर सिर्फ उस समय पर उनकी इस बात में आ गए कि हाँ शायद रिया चक्रवर्ती वाकई फंसी नहीं। तो वो जो एक उनकी नेचर थी अपनी उस कीड़े की चक्कर में, जो उनके अंदर एक कीड़ा था कि मुझे लोगों की ज़िंदगी को थोड़ा सा संभालना और मैं जिस हद तक भी किसी को सही कर सकता हूँ मैं उसको उस दलदल से निकाल लूँ। उन्होंने उस वक्त रिया चक्रवर्ती का हाथ ज़रूर थामा उनको उस जगह से निकालने के लिए। और रिया चक्रवर्ती एक बड़ा परफेक्ट ड्रामा उस वक्त कर रही थी। उन्होंने वो परफेक्ट ड्रामे के अंदर अंदर सुशांत के इर्द गिर्द एक जाल बिछाया और वो जाल था बेचारगी का। ठीक है, अब क्या हुआ, सुशांत गए और सुशांत ने रिया चक्रवर्ती ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था महेश भट्ट नहीं महेश भट्ट कैम के साथ, जो एक फिल्म का नहीं था 3 फिल्म्स का था। सुशांत सिंह ने एक्चुअली वो जो कॉन्ट्रैक्ट था रिया चक्रवर्ती का वो कैंसिल करवाया है और उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पैसे भरे हैं सुशांत ने। क्योंकि जब भी आप किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करते हैं, यहाँ पर जो लॉयर्स भी होंगे वो ये जानते होंगे कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करते हैं तो उसकी कुछ शर्तें होती हैं, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। आप एकदम से ऐसे ही नहीं चलते फिरते कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देते हैं, आपको कुछ सम पे करना पड़ता है या कुछ भी पे करना पड़ता है इन काइंड। डिपेंड करता है कि किस तरीके की आपका अग्रीमेंट हुआ है, क्या टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या डील है। सुशांत ने, और ये बात शायद किसी को भी नहीं पता, कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया था, लेकिन वो एहसान नहीं कर रहे थे। यानी उनको नहीं पता था कि वो उस वक्त रिया पे एहसान नहीं कर रहे हैं, रिया का वो सिर्फ एक ड्रामा है। लेकिन उन्होंने एक तरीके से उस वक्त रिया की लाइफ हकीकत में बचाई है। तो यहाँ पर भट्ट साहब जो थे उनको इस बात से पंगा हो गया था कि मेरे हाथ में आई मुर्गी को सुशांत मुझसे उठाकर कैसे ले गया। एक उनको पंगा ये था कि सुशांत ने मुझे इनकार किया, दूसरा पंगा ये था कि ये मेरी मुर्गी को मेरे पास से उठाकर क्यों ले गया। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक्चुअली भट्ट का जो इशू था वो ये इशू था कि उनको ना कद्दू फर्क नहीं पड़ता था कि सुशांत के करियर को कौन बर्बाद कर रहा है, फुटपाथ वाले भाई से किस सुशांत का क्या झगड़ा है, बाकी सारे ए लिस्टर्स से किसको क्या झगड़ा है। ये एक बुढ़ा बंदा है, इसकी साइकोलॉजी पे थोड़ा सा मैं यहाँ पर बात करूँगी। ये एक बिल्कुल साइको किस्म का बुढ़ा बंदा है, इसको अपनी हवस के अलावा किसी दूसरे हवस की कोई फिक्र नहीं है। ये हवस का पुजारी है और ये सिर्फ उसी चीज़ की पूजा करता है। ठीक है, इसका और कोई लेना देना नहीं है, इसको अपनी चीज़ों में इंटरेस्ट है, इसका एक अपना अलग तरीके का ट्रैप है। ये उसमें लड़कियों को लेता है, उसमें लोगों को लेता है, ये वही काम करता है और इसका और किसी से कुछ लेना देना नहीं होता। इसको अपना ये प्रॉब्लम चढ़ गया कि मेरे हाथ आई लड़की मेरे हाथ से निकल कैसे रही है। ठीक है, तो ये उस वजह से पीछे पड़ गया सुशांत की ज़िंदगी बर्बाद करने में। वो अलग बात है कि उसको पता ही नहीं था कि सुशांत की ज़िंदगी सिर्फ ये बर्बाद करनी नहीं बल्कि कई सारे लोग बर्बाद करने में ऑलरेडी लगे हुए। वो तो जब पता चला कि हमारे दुश्मन के जो बाकी लोग हैं वो लोग भी उसके दुश्मन हैं, यानी जिसके हम दुश्मन हैं, नहीं क्या होता है वो मुहावरा, दोस्त का दुश्मन आय हाय पता नहीं मैं भूल गई। खैर, इनको जब ये पता चला कि हम जिस इंसान से नफरत करते हैं उससे मैं सिर्फ अकेले नहीं बल्कि और भी लोग कर रहे हैं, तो फिर वो बाद में जाकर उस ग्रुप में जुड़े। लेकिन शुरू में और कई समय तक, मेरा ख्याल से तकरीबन 2020 तक, हाँ 2020 के स्टार्टिंग तक महेश भट्ट को कद्दू फर्क नहीं पड़ रहा था, कुछ भी नहीं था फ़र्क उनको सिर्फ ये था कि मैंने सुशांत की ज़िंदगी को इस तरीके से बर्बाद करना है, उसको इस तरीके से साइको पागल बनाना है क्योंकि उसने मेरे हाथ से बच्ची छीनी है। उनका सिर्फ एक यही इशू था। ये बूढ़े लोग जो होते हैं ना, ये जो बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं, ये खिसक जाते हैं। ये बात गलत नहीं है जब कहते हैं ना कि इंसान बड़ी उम्र के साथ साथ अपना दिमाग और अपना जो मानसिक संतुलन होता है वो खो देता है। जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं ना वो बड़े बेचारे क्यूट हो जाते हैं। एक ये होते हैं, ये बिल्कुल पागल हो जाते हैं, चरिया किस्म के हो जाते हैं। इनको बस एक ज़िद पड़ गई थी। अक्सर आपने देखा बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं बड़े ज़िद्दी हो जाते हैं, वो किसी चीज़ की ठान लेते हैं तो ठान लेते हैं, फिर उसको कर दम लेते हैं। यहाँ पर इनका यही इशू था। वो तो फिर जब बाद में चीज़ें बहुत इंटेंस होने लगी और बहुत कुछ होने लगा तो फिर ये जाकर उस वाले ग्रुप में जुड़े हैं जहाँ पर जो सुशांत को ऑलरेडी बर्बाद करने के लिए बहुत बड़ी महा प्लानिंग करने में लगे हुए थे। तो ये जो इनका एक्चुअली रीज़न था वो कुछ भी नहीं था सिवाय इसके कि एक इनको ईगो इशू था, दूसरा इनको हनी इशू था कि इस हनी बी से ये हनी का फूल पता नहीं कौन सा फूल छीन लिया गया था, तो जिसकी वजह से ये सुशांत की ज़िंदगी को बर्बाद करने में लग गए थे। ठीक है, तो ये सारा रीज़न है। ठीक है, क्या सारी बात हुई यहाँ पर हमने जो बात की है वो पहली बात ये है कि सुशांत से पंगा इनको सुशांत की फ़िल्म ना करने की वजह से हुआ, क्योंकि इन्होंने खुद आगे बढ़कर सुशांत को ऑफ़र की थी फ़िल्म
और सुशांत ने फ़िल्म करने से मना कर दिया था। और सुशांत ने फ़िल्म करने से मना क्यों किया था? क्योंकि सुशांत को ये प्रॉब्लम थी कि भट्ट कैम्प जो है वो यंग लड़कियों को एक्सप्लॉइट करता है और उनको बहुत बुरे तरीके से यूज़ करता है, और वो बहुत ही एक डार्क किस्म का प्रोडक्शन हाउस है। तीसरा प्रॉब्लम इनको जो हुआ सुशांत से, वो ये हुआ जब सुशांत ने इनकी हनी बी, या पता नहीं हनी का फूल, गेंदे का फूल, पता नहीं कौन सा गोभी का फूल उठाकर ले गए। और चौथा प्रॉब्लम इनको ये हुआ कि सुशांत इस पोजीशन में थे कि इन्होंने उनका ही कॉन्ट्रैक्ट सुशांत ने उठाकर इनके मुंह पे मारा, जिसको पैसे पे कर कर रिया चक्रवर्ती को उन्होंने आज़ाद कराया। तो ये उनको ये प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी, और उनके जहन में दरअसल एक्चुअली ये बात कहीं ना कहीं एकदम से आ गई थी कि सुशांत जो है वो वाकई रिया चक्रवर्ती को बहुत शदीद पसंद करते हैं, जो वो इतनी सारी चीज़ें उनके लिए कर रहे हैं। ठीक है, रिया सुशांत का ना एक्चुअली जो इशू, वो सबसे बड़ा इशू है हमदर्दी का। हमदर्दी में मारे जाने का जो मुहावरा है ना, वो बड़ा सही और सच बैठता है कि कुछ लोग होते हैं जो हमदर्दी में मारे जाते हैं। ठीक है, गजनी फिल्म याद है आप लोगों को, वहाँ पर आसिफ ने क्या किया था। तो ये अक्सर कुछ लोग होते हैं वो हमदर्दी में मारे जाते हैं। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि वो असल में मारा गया या नहीं मारा गया, मैं वो बात नहीं कर रही, मैं मुहावरतन बात कर रही हूँ कि वाकई कभी कभी आपके ऊपर जो अच्छाई होती है वो भारी पड़ जाती है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ये जिनको अपने फ्रंट दांतों में फिलिंग की ज़रूरत है, उसी गंदे दांतों से ये यहाँ पर बकवास करती हुई इन्होंने एक्चुअली सुशांत, बाद में सुशांत की न्यूज़ आई है, इन्होंने ये न्यूज़ ब्रेक खुद ही अपने फेसबुक पे कर दी थी। ये यहाँ पर पता नहीं क्लिनिकल डिप्रेशन और फलाना डिप्रेशन और ढिमकाना डिप्रेशन और पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हैं, अल्लाह 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 अल्लाह, पता नहीं। यानी ना बस ये यहाँ पर ना एक्चुअली मॉरल ड्यूटी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ओह हो मॉरल ड्यूटी, कौन से मॉरल्स, कहाँ वाले मॉरल्स। ये भी भट्ट साहब की चहीती मोहतरमा यहाँ पर बैठी हुई दिखेंगी आपको, ये नहीं, ये एक नंबर की कमीनी औरत है। इनके ऊपर तो मैं कभी बाद में तफसील से डिटेल से बात करूँगी। खैर, तो ये जो सारा ड्रामाबाजी थी ना, और क्योंकि ये ड्रामाबाजी थी और ये लोग सब उस ड्रामे में उस वक्त तक मिल चुके थे, तो ये सारी एकदम से आकर एकदम से सब जो इतने क्या कहते हैं, सब में वो एक सिंपैथी की वो क्या देवी आके बैठ गई थी ना 14 जून को, वो सिर्फ ड्रामाबाजी थी। सब वो लोग जिनकी फ़ौरन ट्वीट्स और मैसेजेस आना शुरू हुए, वो वही सारे लोग थे जो ऑलमोस्ट इस केस में या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिले हुए थे। हर कोई गिल्टी है। और यहाँ पर अक्सर मुझे लोग बार बार रोज़ाना कमेंट्स में लिख भी रहे हैं कि इतने दलदल में वो फंसा हुआ था, इतने बड़े दलदल में था। एक्चुअली बात यही है कि जो जगह थी ना, यानी ये वो मौत का कुआं था कि वो उसके बीच में खड़ा हुआ था, और चारों तरफ जो थे ना अलग अलग तरीके के जानवर थे, शेर, सांप, चीता, टाइगर, फलां और ढिमकाना और पता नहीं कौन कौन, चारों तरफ से उसके वो घेरे में थे। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी सीक्वेंस में चल रही हैं। और अब मैं वापस जाऊंगी दोबारा से रिया चक्रवर्ती और सुशांत की प्रॉपर तरीके से जो सीरीज़ है गर्लफ्रेंड वाली, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ये तो अभी फ़िलहाल सिर्फ महेश भट्ट, रिया चक्रवर्ती और सुशांत का जो इशू था, ये उसके ऊपर बात थी। ठीक है, चलिए हम इस वीडियो को यहाँ पर बंद करते हैं और फिर हम बात करेंगे अगली वीडियो में। एक और चीज़, मैं आप लोगों मुझे तरह तरह के बॉलीवुड जो क्या कहते हैं सेलिब्रिटीज़ हैं, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़, उनकी बारे में पूछ रहे हैं कि इसके ऊपर बात करें, उसके ऊपर बात करें। मैं ज़रूर बात करूँगी। SSR के टॉपिक को ख़त्म होने दें, और मैं एक्सपेरिमेंट्स पे बात करूँगी। मैंने अभी तक एक्सपेरिमेंट्स पे बात नहीं की है। SSR अलाइव वाली सीरीज़ में एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बात करूँगी, तो काफ़ी और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी चीज़ें निकल कर आएंगी। उसके बाद में आराम से बॉलीवुड के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बॉलीवुड के ऊपर मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जो बिल्कुल वो इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों ने ना कहीं सुनी हुई होगी और ना ही वो कहीं पर भी लीक हुई हुई है। आपको कुछ भी नहीं मिलेगा जो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें, आपको खुद अंदाज़ा होने लग जाएगा और आप लोग अंडरस्टैंड करने लगेंगे कि क्या ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।